तो नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कोशिश में जुटे हैं। कल ही ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन समेत कई विपक्षी नेताओं का नाम लेकर बीजेपी को चुनौती दी। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने राज्यों के लिए प्रभारी घोषित कर दिए हैं। राज्यों से हटाए गए कुछ मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार से हटाए गए मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। ओम माथुर को छत्तीसगढ़, प्रकाश जावड़ेकर को केरल, विजय रूपाणी को पंजाब, महेश शर्मा को त्रिपुरा, मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का प्रभारी बनाया गया है। बिहार की जिम्मेवारी विनोद तावड़े को दी गई है, यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को एक बार फिर से नजरअंदाज किया गया है। इस नियुक्ति की कितनी अहमियत है और बिहार में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील मोदी जी समय देने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरह से राजनीति लगातार दिलचस्प होती जा रही है, अब नीतीश कुमार ने कल ही, अगर मैं बिहार की पहले बात करूं, नीतीश कुमार ने कल ही कहा हाल में कि आपका सम्मान नहीं करती है बीजेपी, और आज जो प्रभारियों की लिस्ट भी आई है उससे ये साफ हो गया है। भाई नीतीश जी मेरी चिंता न करें, वो अपनी चिंता करें, जो कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी पे न चली जाए। और अब तो उनको आते और जाते लालू के दरबार में मत्था टेकना पड़ रहा है। तो जो सम्मान बीजेपी ने दिया, जो 17 साल का हमारा साथ रहा, तो 2 बार लालू को धोखा दिया, 2 बार बीजेपी को धोखा दिया, तो उनकी तो कोई समाज में विश्वसनीयता नहीं बची। तो मेरे पर दया मत दिखाई, मुझे तो आप पर दया आ रही है कि लालू के पास 114 विधायक है, जिस दिन चाहेंगे आपको मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा के अपने बेटे को बना देंगे बिहार का मुख्यमंत्री। तो आप न तो दिल्ली में रह पाएंगे न बिहार में रह पाएंगे। तो इसलिए अपनी चिंता कीजिए। मुझे पार्टी ने इतना कुछ दिया है कि मुझे लगता है कि शायद ही बीजेपी में बहुत कम लोग होंगे जिनको चारों सदन को देखने का मौका मिला, और राज्यसभा से लेकर नेता विपक्ष से लेकर इतने तरह के पदों को शोभित करने का मुझे मौका मिला है। तो मुझे जो कुछ पार्टी ने दिया है मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं उससे। मोदी जी, जिस तरह से विपक्ष अब एकजुट हो रहा है, अब देखिए कल ही ममता बनर्जी ने एक तरह से चेतावनी दे डाली है बीजेपी को कि नीतीश, हेमंत सोरेन, तेजस्वी मिलकर अहंकार तोड़ेंगे बीजेपी का। आप किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने कहा 2024 में खेला होवे। अरे वो क्या करेंगे? ममता बनर्जी बंगाल में क्या करेंगे? तो उनके राज्य में तो 18 सीट बीजेपी जीती ना 2019 के अंदर, और विधानसभा में 4 से हम 70-80 पर पहुंच गए ना। एक कोई कम बड़ी उपलब्धि है क्या कि किसी राज्य में किसी पार्टी के 4-5 एमएलए हों और वो 70-80 पर पहुंच जाए? ये कोई कम बड़ी उपलब्धि है क्या? और ममता बनर्जी घोषणा करें कि वो क्या प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं क्या, दावेदार हैं क्या? तो देखिए, बोलने में तो कुछ लगता नहीं है ना। नीतीश कुमार भी यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी यात्रा कर रहे हैं। इतने दावेदार हैं इस देश के अंदर, और इनका एक ही लक्ष्य है कि कमजोर प्रधानमंत्री बने, एक कमजोर सरकार बने केंद्र में, ताकि सरकार को लोग ब्लैकमेल कर सके। तो क्या ऐसी सरकार देश चाहती है क्या? क्या देश देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह के दौर में देश दोबारा जाना चाहेगा क्या? कि 30 एमपी 40 एमपी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, मधु कोड़ा बन गया मुख्यमंत्री, एक एमएलए भी नहीं था उनका और वो बन गया मुख्यमंत्री। तो क्या देश इस तरह की सरकार तो देखना ही चाहेगा ना। अब आपने नीतीश कुमार की भी बात कही। नीतीश कुमार तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश से भी मुलाकात की, और उन्होंने कहा एक तरह से समाजवादी विचारधारा को वो अहम बता रहे हैं। और आज के दौर में कितनी सफलता मिल सकती है, क्या आंकलन आपका? देखिए, ये समाजवादियों के बारे में विधान परिषद में गुलाम गौस, जो जनता दल यू के विधान पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि ये समाजवादी 2 साल से ज्यादा साथ नहीं रह सकते हैं और फिर 2 साल से ज्यादा अलग नहीं रह सकते। तब समाजवादियों का खत्म हो गया दौर। ये तो बीते युग की बात हो गई। कहाँ कोई समाजवाद है? जब रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया 15 खंडों के अंदर, तो अब कहाँ कम्युनिस्ट बचे, कहाँ समाजवादी बचे? जनता पार्टी कितने खंड में टूट गई। तो अब इन जो पुराने दौर के इनको कोई एकजुट कर सकता है क्या? कर भी ले
तुमने कोई दम बचा है क्या? आप 4 समाजवादी का नाम बता दीजिए, तो उनको क्या एकजुट करना संभव है क्या? और एकजुट हो भी जाएं तब उनकी समाज में कोई विश्वसनीयता है क्या? ओम प्रकाश चौटाला जेल में रख कर रहे 10 साल, अब वो रैली कर रहे हैं, वो तो हर साल रैली करते हैं। ये ममता बनर्जी, पार्थो चटर्जी के यहाँ 20 करोड़ नगद पाया गया, पूरी दुनिया ने देखा, तो क्या सीबीआई और बाकी को कार्रवाई करना गलत है क्या? तो इसलिए देखिए ये सारे लोग जो कि भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है, ये लोग डरे और मिलकर एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, जो उनका जनाधार है, 24/7 जिस तरह से काम करते हैं, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, गरीबों के लिए काम करते हैं, और बिहार में तो उनकी पहचान पिछड़े नेता के रूप में। इसलिए कितना भी एकजुट करने का प्रयास करें, पहले तो एकजुट हो ही नहीं सकते, और अगर हो भी जाए एकजुट तो भी ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, वो मेक इन इंडिया नंबर 1 की मुहिम चला रहे हैं, विश्व गुरु की तर्ज पर 20 करोड़ में विधायक खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। वे भी गुजरात पहुंचकर कह रहे हैं कि गुजरात में काम ही नहीं हुआ है इन 27 सालों में, शिक्षा बेहतर करेंगे। उनकी रणनीति से क्या फिक्र है बीजेपी में? तो वो देखिए, ऐसा कि बोलने में तो कुछ लगता नहीं ना, अगर काम नहीं किया होता तो लगातार बीजेपी 27 साल से चुनाव कैसे जीत रही है? क्या हमने बूथ कब्जा करके चुनाव जीत लिया क्या? या लोगों को पैसा बांटकर वोट खरीद दिया क्या? अगर बीजेपी के वोट शेयर में लगातार वृद्धि हो रही है, हम लोकसभा की सारी सीटें गुजरात में जीत रहे हैं, और किसी ने यह दावा तो नहीं किया कि सारी समस्या का समाधान कर दिया, सारे स्कूलों को हमने, हर गांव में स्कूल खोल दिया, कोई सरकारी दावा कर सकती है क्या? अरे कांग्रेस 60 साल रही, वो तो दावा ही नहीं कर सकती है। तो लेकिन गुजरात में या किसी भी राज्य में बीजेपी ने अच्छा काम किया, उसी का परिणाम कि बार बार मौका मिल रहा है। हरियाणा में दोबारा मौका क्यों मिला हम लोगों को? उत्तराखंड में दोबारा क्यों मौका मिला? क्यों आसाम के अंदर दोबारा मौका मिला? इस देश के अंदर सरकारें रिपीट हो रही हैं, दोबारा जीत कर आ रही है। हिमाचल में हम रिपीट हुए, क्यों रिपीट हुए? क्योंकि हमने अच्छा काम किया। लेकिन ये कोई दावा नहीं करते हैं, बीजेपी हो या कोई पार्टी, कि हमने गरीबी दूर कर दिया, बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये कोई अमेरिका भी दावा कर सकता है क्या? लेकिन हमने बेहतर काम किया, अच्छा काम करें, लोगों को भरोसा है कि इन लोगों को और मौका मिले तो और बेहतर काम करेंगे। सुशील जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, जनसंवाद है, जनसंपर्क है, और कांग्रेस को इससे ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में क्या ये चुनौती बन सकती है? क्योंकि ये बिल्कुल पुराने जमाने की तरह की राजनीति है, जब बिल्कुल आम लोगों से संपर्क होता था। नहीं, क्या चुनौती बनेगा? देखिए, जो राहुल गांधी है, वो उनकी पार्टी में ही लोग उनको सीरियस नहीं लेते थे, उनको एक गंभीर नेता के रूप में कभी कांग्रेस के लोगों ने नहीं लिया। एक बहुत ही कैजुअल, एक नॉन सीरियस और समय समय पर प्रकट होने वाले लोग। तो इस यात्रा से शायद कांग्रेस में वो स्थापित हो जाए। तो इसलिए विषय कांग्रेस के भीतर स्थापित होने का है, और हम तो चाहेंगे कि राहुल गांधी को लोग तय कर दे उम्मीदवार, तो हमारी लड़ाई और आसान हो जाएगी। तो इसलिए राहुल गांधी पर कोई सहमति बन सकती है क्या? और अगर बन जाए, बना दे राहुल गांधी पर सहमति, तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी लड़ाई तो और आसान हो जाएगी। क्योंकि एक नॉन सीरियस, कैजुअल, महीने में 10 दिन विदेश में रहने वाला व्यक्ति, कभी पार्लियामेंट में अटेंड नहीं करते हैं, कभी पार्लियामेंट के गंभीर विषयों पर कभी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठते नहीं हैं, तो क्या ऐसे लोग, और जिनको ये पता नहीं है कि आटा लीटर के भाव बिकता है या किलो के भाव बिकता है, तो देश की जनता देखिए, ये बहुत जागरूक जनता है। ये 50 साल पहले का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है जहाँ, तो इसलिए लोग बहुत जागरूक हैं और उनको अपना हित मालूम है कि किस पार्टी और किस नेता को वोट देने से और सरकार बनाने से उनका हित पूरा होने वाला है। चलिए, आपने हमसे बात की, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विपक्ष की राजनीति अब बहुत दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, देखना होगा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और बढ़ेगा। फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मुंबई। गणपति की विदाई किस तरह हुई आज, आखिरी दिन था गणेशोत्सव का, वहाँ की रौनक दिखाई।
तो 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का आज आखिरी दिन रहा। आज गणपति की विदाई के लिए मुंबई में हर तरफ से सड़कों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद त्योहार की रौनक दिखाई दी। मुंबई से हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा दिखा रहे हैं कि किस तरह गणपति को विदाई दी गई। मुंबई में देर रात तक गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन है और जिस तरह से अनंत चतुर्थी मनाया जा रहा है उसमें देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर भीड़ मुंबई की सड़कों पर देखने मिल रही है। नाचते गाते हुए गुलालों के साथ लोग गणपति बप्पा को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2 साल का इंतजार जिसमें कोरोना के कारण कई चीजें हुई थी, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से सड़कों पर लोग हैं, गाड़ियों में लोग हैं, नाचते गाते हुए लोग यहाँ पर गणपति बप्पा को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश हो रही है रुक रुक कर। चीजें देखने अगर आप देखें तो भीड़ इतनी ज्यादा है कि सड़कों पर खड़े रहने की जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक बड़े बड़े पंडालों के बड़े बड़ी मूर्तियां वो मुंबई के गिरगांव चौपाटी आती हुई नजर आ रही हैं। यहीं से होते हुए वो समुद्र में जाएंगी जहां पर उनका विसर्जन किया जाएगा और नाचते गाते हुए मुंबई और महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े त्योहार हैं, गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है, उसे जोर शोर से गुलाल के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर कोई आपको इस भीड़ में नजर आएगा और हर कोई केवल एक ही चीज कह रहा है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और इसी नारे के साथ मुंबई में रात होने के बावजूद बड़े पैमाने पर गिरगांव चौपाटी पर पुलिस की सुरक्षा के साथ जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है उसे जोर शोर से मनाकर बप्पा को अलविदा कहा जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।